हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के हिंदी चैनल माई टेक विजन पर। दोस्तों, कल हमने एमएस एक्सेस के बारे में बात की थी और एमएस एक्सेस में हमने आपको टेबल क्रिएशन के बारे में बताया था, जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप बखूबी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस पार्ट 2 के वीडियो में टेबल के अंदर की कुछ सेटिंग्स के बारे में जानते हैं और उसको भी हम अपने फॉर्म पर डाटाबेस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना कल वाला फॉर्म ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने आपको पहला डेमो दिया था। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे डेमो 123 की फाइल है जिसे मैंने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने कुछ फाइल बनाई थी। इसमें एक टेबल का निर्माण किया गया था और साथ ही साथ मैंने कुछ फील्ड्स का निर्माण किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरी टेबल 1 है और इस टेबल को मैं डिजाइन व्यू में ओपन करता हूं तो मैंने यहाँ पर कुछ फील्ड्स का निर्माण किया था और इन ये फील्ड्स मेरी ज़रूरत के अनुसार मैंने बनाई थी। अगर आपको भी कुछ अन्य फील्ड्स की भी आवश्यकता हो तो आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो मेरी यहाँ पे सारी फील्ड्स बन के तैयार हो चुकी थी। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जब हम स्टूडेंट नेम लिखते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारी की सारी जो फील्ड बनाई है, किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने जो स्टूडेंट नेम लिखा है वो एक साथ लिखा है। इसमें से कोई भी बीच में स्पेस नहीं लगा हुआ है। अगर आप इसको फॉर्म व्यू में देखते हैं यानी डाटा शीट व्यू में यहाँ से जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम नाम दिखाई देगा। देखिए, स्टूडेंट नेम का जो हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पर, उसमें भी कोई स्पेस नहीं लगा हुआ है। फादर नेम में भी कोई स्पेस नहीं लगा हुआ है, मदर नेम में भी कोई स्पेस नहीं लगा हुआ है। ये आपके फॉर्म को अच्छा लुक नहीं देता है, जिससे आपका फॉर्म खराब दिखता है। तो इसके लिए अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप इसमें स्पेसिंग करिए या तो फिर आप इसके अलावा दूसरा तरीका अपनाइए। डिजाइन व्यू में जाकर के और इसकी प्रॉपर्टीज फील्ड में जाइए और जाने के बाद नीचे आते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर्टी फील्ड में, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज दी गई हैं अलग अलग चीजों की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे मिलता है आपको फील्ड साइज, यानी कि इस कॉलम के आगे जो ये हमारा बॉक्स होगा जिसके अंदर हम अपना नाम लिखेंगे, उस बॉक्स के अंदर कितने अल्फाबेट आ जाएं, कितने शब्द लिख करके आ जाएं। तो जाहिर सी बात है, 255 वर्ड्स बहुत होते हैं हमारे किसी भी व्यक्ति के नाम लिखने के लिए। तो ये 255 को हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर कैप्शन में जा करके और इस कैप्शन में हम वो नाम डालेंगे जो नाम हमें दिखाना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा। अब स्टूडेंट नेम में स्पेस नहीं लगाया हमने और हमें यहाँ पर स्पेस लगाना है। तो हम यहाँ पे कैप्शन में जो नाम इंटर करेंगे वही नाम हमें वहाँ पर दिखाई देगा हमारे फॉर्म पे, जिसमें हमारे इस नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब हम कोडिंग का यूज करेंगे तो कोडिंग में हम इस नाम का यूज करेंगे और दिखाई देने वाला नाम हमारा इस फील्ड का होगा जहाँ पे हम कैप्शन में लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट स्पेस और नेम कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्पेस लगाया है और यहाँ पे स्पेस नहीं लगा है। अब इसको सेव करके मैं इसको डाटा शीट व्यू में रन करता हूँ तो देखते हैं क्या अंतर नजर में आता है। देखिए, आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम में स्पेस दिखाई देने लगा होगा। तो यहाँ पर आप ये समझ गए हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड के कैप्शन में जाकर के किसी भी फील्ड के कैप्शन में जाकर के जो भी डाटा इंटर करते हैं वही डाटा शो करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जबकि जो डाटा हमने पहले इन फील्ड में फिल किया है या भरा है, वो डाटा आपकी कोडिंग में यूज होता है। यानी कि जब आप कोडिंग करेंगे और आपको इस फील्ड की आवश्यकता होगी कोड करने के लिए, तो आपको कैप्शन वाला डाटा ना लिख करके इस फील्ड वाला डाटा यूज करना है। और जब भी किसी दूसरे व्यक्ति को आपको कोई फॉर्म में जब दिखाया जाएगा तो वो आपका कैप्शन वाला नेम दिखाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम की फील्ड बनाई है और अगर आपको स्टूडेंट की जगह यहाँ पर कैंडिडेट्स की नीड बनानी है, कैंडिडेट्स के नाम से आपको दिखाना है सामने वाले को, तो हमने यहाँ पे कैप्शन के अंदर कैंडिडेट्स लिख दिया है। अब इसको सेव करके अगर हम दोबारा से रन कराते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम शो कर रहा है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी फील्ड का नाम अगर आपको दूसरे को कुछ और दिखाना है तो हम यहाँ पर कैप्शन में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, यही काम पहले तो आपको अपनी सारी फील्ड्स में कर लेना है। सारी फील्ड्स में करने के लिए
यानी कि जैसे आप हमने यहाँ पे फादर नेम लिखा तो फादर नेम में क्लिक करिए और फिर कैप्शन में जा करके यहाँ पे अलग से फादर स्पेस नेम इस प्रकार से डालते हुए सबको सेट कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसके लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा। तो यहाँ से मदर नेम में भी जाते हैं और कैप्शन में मदर नेम करते हैं। बर्थ डेट में हम यहाँ पे चेंज करेंगे कैप्शन इसका। आप भी चेंज करते जाइएगा साथ साथ में। इसके अलावा हमारे पास और जो भी विकल्प हैं उनको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आपने फील्ड बना लेनी है तो फील्ड बनाने के बाद आपको सभी के कैप्शन में जहाँ पर आपने स्पेस नहीं दिया है वहाँ पर आपको कैप्शन में जा करके स्पेस दे देना है। तो मैं सबको पहले तो इसको चेंज कर लेता हूँ। आप भी मेरे जैसे ही करते जाइएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और समझ में भी सब कुछ अच्छे से आता जाएगा। माइग्रेटेड फ्रॉम कर दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे प्रमोटेड टू कर देंगे। प्रमोटेड टू प्रमोटेड टू के बाद लिविंग डेट हमारे पास एक फील्ड है तो इसको भी हम कैप्शन में चेंज कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। लिविंग डेट लिविंग डेट के बाद आपके पास मंथली फी की एक फील्ड है जो साथ में लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे भी इसको मंथली फी करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों सारी फील्ड के हमने कैप्शन चेंज कर लिए हैं। अब अगला विकल्प आपके पास यहाँ पे आता है इनपुट मास्क का। सॉरी, इनपुट मास्क में काम नहीं करेंगे। अगला विकल्प आपका यहाँ पे फॉर्मेट का दूसरा विकल्प आता है। फॉर्मेट की सहायता से हम किसी भी फील्ड में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर अपने स्टूडेंट नेम की फील्ड को अनिवार्य बनाना है, अनिवार्य का मतलब होता है कि सामने वाले को ये दिखे कि ये फील्ड को भरना आवश्यक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट नेम के नीचे हमें यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अगर हमें सामने वाले को दिखाना है कि नहीं ये फील्ड भरना आवश्यक है तो उसके लिए आपको स्टूडेंट नेम के कॉलम में जाकर के और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर के एक नियम लगाना होगा, रूल लगाना होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट नेम की फील्ड को अनिवार्य बनाने के लिए, ताकि लोगों को जब आप फॉर्म में डाटा भरने के लिए कहा जाए और लोग जब फॉर्म आपका ओपन करें तो कुछ फील्ड ऐसी होती हैं इन फील्डों में हम रिक्वायर्ड करते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि उस उन फील्डों को भरना अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य कैसे बनाएंगे अपनी फील्ड्स को? सबसे पहले तो आप फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पर अपना नियम लगाएंगे और नियम लगाने के लिए एट द रेट डबल सेमी कॉलन लगाते हुए ब्रैकेट के अंदर अपने कलर का नाम लिखेंगे जिस कलर से आपको रिक्वायर्ड दिखाना हो, और इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इस प्रकार से आपने लिख दिया, डाटा को सेव किया और सेव करने के बाद इसका डाटा शीट व्यू में रन किया तो देखिए आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम के नीचे लिखा होगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। यानी कि जब व्यक्ति अपना फॉर्म भरेगा तो उसको ये जानकारी हो जाएगी कि ये खाना यानी ये बॉक्स भरना अनिवार्य है। इस बॉक्स को भरे बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसे ही व्यक्ति इस पर क्लिक करेगा, ये जो आपके लिए इंडिकेशन के लिए जो लाइन लिखी थी वो हट जाएगी और यहाँ पे आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया और नीचे वाली बॉक्स में दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ गया। लेकिन एक समस्या ये है कि अभी अगर हम अपने डाटा में कुछ भी डाटा फिल करके और आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद हम नए डाटा में जाएंगे, हम नए डाटा में पहुंचते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ले लेता है। अब अगर हम इसको अनिवार्य बनाना है तो अनिवार्य बनाने के लिए हम इस फील्ड में नीचे एक और बटन होती है जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड, इसको आप यस करिए। जब आप इसको यस करेंगे तभी आपकी ये फील्ड वास्तव में रिक्वायर्ड बनेगी। ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है ये केवल आपने दिखाने के लिए लिखा है कि सामने वाले को दिख जाए और उसको पता चल जाए, लेकिन कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं, और उसके लिए आपको इस रिक्वायर्ड को यस करना पड़ता है। तो जैसे इसको यस करेंगे, अब बिना ये खाना भरे, बिना ये पहला वाला खाना भरे यानी आपका स्टूडेंट नेम का जो बॉक्स है इसको भरे बिना आप इस डाटा को सेव नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भरा और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया और उसके बाद मुझे नीचे जाना है तो देखिए सिंपल ये कह देगा कि यू मस्ट इंटर अ वैल्यू
इन टेबल 1 के अंदर स्टूडेंट नेम की फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू आपको भरना आवश्यक है। बिना यहाँ पर भरे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें जब आप भर देंगे और फिर आप नीचे जाते हैं यहाँ पर, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस फील्ड को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि अब ये वास्तव में आपकी फील्ड रिक्वायर्ड हुई है, यानी अनिवार्य कर दी गई है। चलिए चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से आप सब में जो है जहां जहां आपको रिक्वायर्ड बनाना है, जिस जिस फील्ड को आपको अनिवार्य करना है, उन फील्ड के अंदर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को आपको अनिवार्य नहीं बनाना है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा वही फार्मूला फिर से प्रयोग कर सकते हैं और उसके अंदर कलर लगा सकते हैं ग्रीन, और ग्रीन कलर के अंदर लिख सकते हैं दिस फील्ड इज ऑप्शनल, यानी ये जो फील्ड है ये क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। और इसके बाद इसको सेव करके ईमेल आईडी के जब हम डाटा में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि यहाँ पे ये चीज भरना अनिवार्य नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस फील्ड इज ऑप्शनल, यानी अगर आपके पास ईमेल है तो भर दीजिए और नहीं है तो नहीं भरिए। सिंपल सा काम करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद इसी प्रकार से सारे डाटा को आपको अगर अनिवार्य करना है तो अनिवार्य करिए, नहीं करना है तो उनको छोड़ दीजिए, अनिवार्य मत करिए। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट एंड टाइम में भी आप नियम लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिलता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल का मतलब होता है कि कोई फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आपकी जो डेट है वो किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक की एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। उससे ऊपर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का काम क्या होता है कि जब आप भी कोई फॉर्म भरें तो उसके अंदर पहले से ही डेट भर के आ जाए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आपको यूज़ अभी नहीं करना है, क्योंकि सबकी डेट अलग-अलग होती है। इसलिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्वयं जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कितने वर्ष तक के बच्चों का एडमिशन लेना है, या कितने वर्ष तक के बच्चे मेरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाए। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि जिनका जन्म 1/1/2015 से पहले हुआ है, वही बच्चे मेरे पास एडमिशन ले पाए, 1/1/2015 के बाद वाले बच्चे मेरे पास एडमिशन ना ले पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, और वो रूल हम लगाते हैं यहाँ पर। चलिए तो हम यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करते हैं, और उस फार्मूले को लगाने के लिए मान लीजिए आपको 1/1/2015 से पहले के जन्म वाले बच्चे चाहिए, उसके बाद के बच्चे ना एडमिशन ले पाए। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा लेस देन या ग्रेटर देन 01/01/2015। आपको ये लिखने के बाद जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और सेव करते हुए इस फार्मूले को हम यहाँ से रन कराएंगे। रन कराने के बाद डेट ऑफ बर्थ में हम देखिए डालते हैं 2/1/2015। हमने फार्मूला लगाया है कि 1 जनवरी 2015 से छोटे बच्चे एडमिशन ना ले पाए। तो 1 जनवरी की जगह हमने 2 जनवरी डाल दिया, यानी और छोटा कर दिया उसको। और जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पे इस डाटा को लेने से मना कर देगा। इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि आपको जो वैल्यू डालनी है नियम के अनुसार 1/1/2015 से कम की डालनी है, ना कि ज्यादा की। चलिए ओके करते हैं, और मैं यहाँ पे फिर से एडिट करता हूँ। इस डाटा को मिटा करके मैं यहाँ पे 2015 के पहले का डाटा डालता हूँ। यहाँ डाल देता हूँ 01/01/2014, और 14 डालने के बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए कंप्यूटर ने इसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है, यानी हमारा जो फार्मूला है वो काम कर रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई डेट डालता हूँ छोटी, जो 2015 के बाद की हो, और उसके बाद चेक करते हैं 16 डाल देता हूँ, 17 डाल देता हूँ, और यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज देता है आपको। वो मैसेज सबकी समझ में नहीं आ सकता। जो व्यक्ति नया है काम करने के लिए, उसको समझ में नहीं आएगा कंप्यूटर क्यों मना कर रहा है, क्या कारण है कि वो ये डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है। तो हमें उसे अपनी भाषा में, एक सिंपल भाषा में समझाना पड़ेगा, एक मैसेज के द्वारा, कि ये गलती कहाँ हो रही है। तो उस मैसेज को टाइप करने के लिए चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करके और इसको फिर से अपने डिजाइन व्यू में चलते हैं, और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको वैलिडेशन टेक्स्ट, कि जब भी आप कोई गलत चीज डालें तो उसमें जो कंप्यूटर अपनी भाषा में आपको बताता है, उसकी जगह पर आप अपनी भाषा में सामने वाले को क्या संदेश देना चाहते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डेट, आपने गलत डेट डाली है। और इसको लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और फिर से इसको डाटा शीट व्यू में चेक करते हैं क्या ये मेरा टेक्स्ट काम कर रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई डेट डालता हूँ, मान लीजिए आज की ही डेट डाल लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आज की डेट डालता हूँ और डालने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता हूँ कंप्यूटर हमको एक मैसेज देगा, यू हैव इंटर्ड रॉन्ग डेट। अभी इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने गलत डेट डाली है। आप चाहें तो इसको हिंदी की भाषा में भी टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदी भाषा में भी टाइप करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं ये काम हो सकता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश को मिटा देता हूँ यहाँ से, और मिटाने के बाद यहाँ से मैं हिंदी भाषा टाइप करता हूँ कि आपने गलत तारीख डाली है, कृपया 01/01/2015 से पहले की तारीख डालें। और इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि आपने गलत तारीख डाली है, कृपया 1/1/2015 से पहले की तारीख डालें। और यहाँ से मैं इसको फिर से सेव करके डाटा शीट व्यू में रन कराता हूँ अपने फॉर्म को, और यहाँ पर कोई भी एक गलत डेट डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3/2016। तो ये मेरी डेट गलत है क्योंकि मुझे 2015 के पहले की डेट इंटर करनी है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए आपके पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें शुद्ध हिंदी से लिखा होगा कि आपने गलत तारीख डाली है, कृपया 1/1/2015 से पहले की तारीख डालें। इस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को एक नियम के अंतर्गत बांध सकते हैं, ताकि वो आपके अनुसार ही उसमें काम कर पाए, उसके अलावा वो काम नहीं कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें सही हो रही हैं अभी तक फिलहाल। तो यहाँ से हम अगले फील्ड की तरफ चलते हैं। अगली फील्ड में जाने के लिए डिजाइन व्यू को ओपन करते हैं। अब यहाँ हमने जेंडर में, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर दो फील्ड का निर्माण किया था लुकअप की सहायता से, जिसके अंदर हमने मेल और फीमेल की लिस्ट बनाई थी। अगर आपको याद नहीं तो चलिए मैं आपको डाटा शीट व्यू में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा जेंडर का कॉलम, और जेंडर के कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पर दो तीन फील्ड का निर्माण किया था, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पर आप फील्ड एक इनमें से किसी भी एक फील्ड का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है कि नीचे आपके सामने एक एडिट का एक बॉक्स बन करके आ रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें एडिट कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जैसे यहीं पे क्लिक किया जाए और यहाँ से वो किसी भी चीज़ को मिटा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिटाया और मिटाने के बाद ओके किया, अब देखिए आपके पास यहाँ से वो गलत डाटा इंटर दिख शो करने लगेगा। तो आप नहीं चाहेंगे कतई भी कि अ, आपका डाटा कोई भी छेड़खानी करे आपके डाटा में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इसके एडिट के ऑप्शन को ही लॉक कर देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें बदलाव ना कर पाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाना है, और जाने के बाद जेंडर के ऑप्शन में क्लिक रखते हुए नीचे जनरल टैब के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा लुकअप की टैब, और लुकअप की टैब के अंदर यहाँ आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट। अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट का मतलब होता है जो भी आपने ये लिस्ट बनाई है इन तीन नेम की, इसको कोई भी एडिट कर सकता है। तो आप इसको यहाँ से नो कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से इसको नो करेंगे, ये एडिट का ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे काम करेगा ये। यहाँ पे ओपन करते हैं जेंडर को और यहाँ से लिस्ट को ओपन करते हैं, तो देखिए अब आपके नीचे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एडिट करने का नहीं आ रहा, यानी अब आपके इस डाटा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आपको वो काम सारे उन फील्ड में करना है जहां जहां आपने लिस्ट बनाई होगी। जैसे कि आपने यहाँ पर बनाई है कैटेगरी में लिस्ट, कैटेगरी के अंदर भी आपने लिस्ट बनाई है जनरल, ओबीसी, एससी, नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है।
इसके अलावा आपने और भी लिस्ट बनाई होंगी, तो उन सभी लिस्टों में जैसे कि आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई होगी सेशन की, तो सेशन की लिस्ट भी आपकी एडिट हो सकती है। इसके अलावा आपने एडमिशन टाइप की भी लिस्ट बनाई होगी, जिसके अंदर आपने 3 प्रकार के नाम लिखे थे, न्यू एडमिशन, माइग्रेटेड और प्रोमोटेड। इसके नीचे भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। और इसके अलावा आपने स्टेटस में भी एक लिस्ट बनाई होगी एक्टिव और इनएक्टिव की, तो इनके नीचे भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इन सबको चेक करते हुए सारे फील्ड्स की एडिट के ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से लॉक कर देते हैं, हम डिवीजन में चलते हैं और यहाँ पे अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को डबल क्लिक करके नो पे कर देते हैं। इसके अलावा कैटेगरी में चलते हैं, अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को नो कर देते हैं। फिर चलते हैं हम अपने सेशन में, और सेशन में चल जाने के बाद यहाँ पर भी अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को नो कर देते हैं। एडमिशन टाइप में चलते हैं और यहाँ पे भी अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को नो कर देते हैं। इसके अलावा स्टेटस में चलते हैं और यहाँ पे भी अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट को नो कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा ये फॉर्म लगभग लगभग तैयार हो चुका है। इस फॉर्म को तैयार होने के बाद अब हमारे पास एक विकल्प और देखना है हमें कि हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में आपको डाटा किस प्रकार का भरना है, ये आपको पता है कि हमें मोबाइल नंबर में जो डाटा भरना है, वो डाटा हमारा नंबर्स में होता है। लेकिन आप यहाँ पे नंबर्स अभी भी भर सकते हैं और साथ में अल्फ़ाबेट भी भर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर टेक्स्ट फ़ील्ड को सिलेक्ट किया था डाटा टाइप को। अब आपको यहाँ पे चाहते हैं केवल नंबर ही भरे, और सिर्फ नंबर भरने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा इसके जनरल ऑप्शन पर। और जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको इनपुट मास्क का एक विकल्प। इनपुट मास्क के विकल्प में जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है आपको। 3 डॉट में क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फ़ील्ड्स मिल जाएँगी पहले से बनी हुई, जिसके अंदर आपको मोबाइल की फ़ील्ड मिल जाएगी, पासवर्ड की फ़ील्ड मिल जाएगी, डेट की फ़ील्ड मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर मोबाइल लेते हैं और मोबाइल लेने के बाद यहाँ से इसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर इनपुट मास्क में उतने नंबर्स डालने हैं जितने आपको एक मोबाइल नंबर में आवश्यकता होती है। ज़ाहिर सी बात है मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीरो का यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर की अगर आपका डाटा ना भरा हो तो क्या नीचे लग करके आए, तो यहाँ पे अंडरस्कोर के माध्यम से आपको शो कराएगा। सैंपल डेटा में 10 जीरो आपने डाल दिए और यहाँ से इसको क्लोज करते हुए आपको यहाँ से मोबाइल में जाना है और नेक्स्ट करते हुए, और इसके अलावा जो है फिर से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको 2 प्रकार के डाटा दिखा रहा है, आपको जो जिस प्रकार का डाटा टाइप लेना है अपने सिस्टम के लिए, वो डाटा टाइप ले करके नेक्स्ट करते हुए और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट मास्क में आपका मास्क लग चुका है। अब यहाँ पर अप्लाई हो गया है, जिसकी वजह से अब आप अपने मोबाइल नंबर की फील्ड के अंदर केवल 10 अंक ही टाइप कर सकते हैं। 10 से ना कम लेगा वो और ना ही ज़्यादा लेगा। चलिए चेक करते हैं कैसे काम करता है ये। तो इसके साथ में डाटा शीट व्यू में फिर से जाते हैं, मोबाइल की फील्ड में चलते हैं और देखिए यहाँ पर आपके पास एक वही अंडरस्कोर लग के आ रहा है जो वहाँ पे प्लेस होल्डर में दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हम कोई मोबाइल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अब इसके आगे डाटा टाइप नहीं हो गया। मैं टाइप करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप डाटा को कम टाइप करते हैं, यानी 9 अंक की टाइप करते हैं, तो देखिए ये कह रहा है कि आपको 10 अंक ही टाइप करने हैं, 10 अंक से कम का नहीं लेगा। तो ये आपके लिए एक बाउंडेशन हो जाती है सामने वाले व्यक्ति के लिए कि वो अपना मोबाइल नंबर सही इंटर करे। सेम कंडीशन आपको आधार कार्ड में भी लगानी है, क्योंकि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 12 अंकों का यूज करेंगे। तो फिर से चलते हैं अपने आधार की फील्ड में और आधार की फील्ड में जाने के बाद इनपुट मास्क में। इनपुट मास्क में जाने के बाद आपको यहाँ पर चूंकि अब आधार का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम मोबाइल के ऑप्शन को ही एडिट कर लेते हैं। मोबाइल में जाते हुए एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद यहाँ लिख देते हैं आधार। और आधार लिखने के बाद यहाँ पर हमें 12 अंकों का यूज करना है, तो 0000 डैश लगा करके 0000 डैश लगा करके 0000। इस प्रकार से हमने 12 नंबर्स टाइप कर लिए हैं। नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे भी हमें 12 अंक ही टाइप करने हैं। इस प्रकार से ये हमने 12 अंक टाइप कर लिए और इसको क्लोज करते हुए यहाँ पर आधार की फील्ड को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं।
अब आपको यहाँ पर दो विकल्प दे रहा है फिर से, क्या आपको आधार नंबर सिंबल के साथ में चाहिए, चार चार के ग्रुप में, या नॉर्मल आधार नंबर पूरा का पूरा एक साथ लिखा जाए। तो आपको जो सुटेबल लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट करते हुए फिनिश में क्लिक कर दीजिए। में क्लिक करने के बाद देखिए आपका आधार भी चेंज हो चुका होगा और यहाँ पर आधार के अंदर भरा जाने वाला डाटा बाउंडेड हो गया होगा, यानी बाउंडेशन के अंदर बंध गया होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन ये 12 अंकों से न कम लेगा और ना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग अपने आधार नंबर को डालते समय गलतियाँ नहीं करेंगे, किसी का कोई अंक छूटेगा नहीं और पूरा का पूरा डाटा सही भरा जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये जो है आधार की सेटिंग हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमारी सिटी, स्ट्रीट, विलेज और ये कंट्री आपके पास यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट आते हैं, सिटी आती है। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रयास करते होंगे तो आपके सामने जब आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने उन स्टेट के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य, सभी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सारे जिले आपको दिखाई देते हैं। वही काम हम आपको यहाँ कोडिंग की सहायता से करेंगे। चलिए कैसे काम होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है चलिए इस काम को हम बाद में करते हैं, या बाद में क्या अभी ही कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी ये टेबल बनके तैयार हो चुकी है। टेबल बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने अपने घर में, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर इस फॉर्म को, इस टेबल को बना भी लिया होगा। और आपने अगर एक भी स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया या वीडियो को स्किप किया तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरुआत से लेके अंत तक, एक भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो शायद आप अपना फॉर्म को उस तरह से नहीं डिजाइन कर पाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक टेबल तैयार हो चुकी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है इस टेबल से अपनी क्वेरी कैसे तैयार करते हैं, क्वेरी में फार्मूले कैसे यूज करते हैं और उस क्वेरी को अपने फॉर्म से लिंक कैसे करते हैं। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।